टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो मामला है, हाई कोर्ट ने करीब 25,000 टीचर्स की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। This is definitely concerning because after a certain point of time, I might also end up in that sort of a position, and I do not want such things to happen to ये चीज anyone. आपको परेशान करती है? Yes, definitely it does. हमको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी से कोई भी रिलीजन को डर है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए 3 तलाक का एक कानून था जो कोई हटा नहीं पाया, और एक नरेंद्र मोदी जो सरकार आए थे उन्होंने हटा कर दिखाया कि 3 तलाक मुस्लिम आपको लोगों के लगता है लिए 3 तलाक बहुत बड़ी समस्या थी सर? ये महिलाओं लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सर। हम तो इस चीज से नहीं गुजरे हैं, अगर जो कोई गुजरा हो। आपका कोई अनुभव नहीं, लेकिन आपको लगता है? तो मैं सोची हूँ कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करूँ, क्योंकि यहाँ पे काम का कुछ गारंटी नहीं है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कुछ गारंटी नहीं है। अभी तक बंगाल में टीएमसी का इसके आगे सीपीएम का जमाना था, अब टीएमसी का जमाना है। अभी तक बीजेपी यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। उसको सीट पर विधानसभा में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उसलिए उन्होंने सब ईडी सीबीआई को बंगाल में भेज देता है। तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएं लोगों को, हम लोग को एक सेंस दे पाएं कि ये चीज़ें हैं जो पिछले 8-10 सालों में बदल गई और बहुत अच्छा हुआ है इसमें। इंडिया का जीडीपी रेट बहुत अच्छे से बढ़ा है, ये सबको मानना पड़ेगा। चाहे जितनी भी गरीबी, मतलब गरीब होते गए, अमीर होते गए, जीडीपी रेट बढ़ा है, ये सबको मानना पड़ेगा। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम चंदन नगर में है, ये हुगली लोकसभा में आता है। चंदन नगर एक ऐतिहासिक जगह है और उसका एक ऐतिहासिक कैंपस है, चंदन नगर कॉलेज। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं हुगली लोकसभा के बारे में बताता हूँ। स्टार वैल्यू है इस लोकसभा सीट की। यहाँ से लॉकेट चैटर्जी इस समय सिटिंग एमपी हैं और वो चुनाव भी लड़ रही हैं। इसके अलावा रचना बनर्जी हैं टीएमसी से। तो ये 2 मुख्य उम्मीदवार हैं जिनके बीच में यहाँ पर चुनाव का कॉन्टेस्ट है। ये चंदन नगर कॉलेज है और उसके कुछ स्टूडेंट के साथ हम आज मॉर्निंग शो की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा विस्तार से इस कॉलेज की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहुत यूनिक, बड़ी विशिष्ट पोजीशन है इस जगह की और इस कॉलेज की। ये कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में और उस समय एक फ्रेंच सेटलमेंट था। ये फ्रेंच कॉलोनी के तौर पर हिंदुस्तान की जो 2 मुख्तसर फ्रेंच सेटलमेंट थी शुरुआत की, जिनमें एक पौंडीचेरी था और दूसरा चंदन नगर था। और इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है कि कलकत्ता से लेकर और चंदन नगर के बीच में जो हुगली नदी का किनारा है, इस किनारे पर छोटे छोटे 5 अलग अलग कॉलोनीज़, जो कॉलोनियल उस समय के स्टेट थे उनकी कॉलोनीज़ थी। यहाँ पर फ्रेंच सेटलमेंट था, इसके अलावा यहाँ पर डेनिश सेटलमेंट भी था एक छोटा सा यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंच सेटलमेंट तो हो गया, ब्रिटिश सेटलमेंट था ही, तो इस तरह के पोर्टुगीज़ सेटलमेंट भी था यहाँ पर। तो अगर हम चंदन नगर कॉलेज की बात करें, इसका एक हिस्टोरिकल महत्व इस लिहाज से भी बहुत बड़ा है कि बीच में 2-3 बार इस कॉलेज का नाम बदला है। 1862 में यह जब एक स्कूल के तौर पर शुरू हुआ था, बाद में फिर ये कॉलेज के रूप में बदला, तो उस समय उसको कॉलेज ऑफ डुप्ले के नाम से भी काफ़ी समय तक इसका नाम रहा। ये कॉलेज 1908 से लेकर 1931 के बीच में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उसकी जो वजह है बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये फ्रेंच सेटलमेंट था। तो यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट, उस समय आज़ादी का आंदोलन जो चल रहा था, उसमें बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो आर्म्स के दम पर और हथियारबंद आंदोलन के जरिए आज़ादी की लड़ाई में शामिल लोग थे, वो जो बाकी के हिस्से थे जहाँ पर ब्रिटिश राज था, वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ करके और फिर फ्रेंच सेटलमेंट में आकर एक तरह से पनाह ले लेते थे और बड़ी मुश्किल हो जाती थी ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके लिए इन पर कार्रवाई करना, ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपने यहाँ अगर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देगा, और उसमें चंदन नगर कॉलेज की बड़ी भूमिका थी कि यहाँ पर वो सारे लोग इकट्ठा होते थे। और एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम मेरे पीछे है। इस म्यूज़ियम में वो तमाम जो क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनकी तमाम यादें, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ दर्ज हैं। तो ये भी एक बड़ा जरिया है जिसकी वजह से हमने चंदन नगर कॉलेज आना ज़रूरी समझा। तो ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश प्रशासन ने फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालकर इस कॉलेज को बंद करवा दिया और फिर 1908 से लेकर 1931 तक ये कॉलेज पूरी तरह से बंद रहा। इसके बाद से फिर इसको रीओपन किया गया एक नए नाम से,
और तब ये चंदन नगर कॉलेज बना। और उसके बाद 1948 में जब देश आज़ाद हुआ उसके आसपास ही यहाँ से फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रेंच कॉलोनी से भी आज़ाद होने की आवाज़ें उठने लगी और वो प्रक्रिया अगले 5-6 साल तक चली। और 1954 में ये कॉलेज पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार के पास चला गया और तब से पश्चिम बंगाल की सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है और ये वही उसका संचालन करती है। ये एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है, एक इम्पॉर्टेंट है इस जगह का। और यहाँ के छात्रों से हम बातचीत करने जा रहे हैं अनदर इलेक्शन शो में। आज चुनाव का ये कारवां हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट का चल रहा है आपकी मदद से, बिना किसी कॉरपोरेट के विज्ञापन या फिर किसी सरकार के विज्ञापन की मदद से, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से चल रहा है। वो लोग जिन्होंने हमारे इस चुनाव फंड को, इलेक्शन फंड को मदद की है, उनके लिए। तो आज जब हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बीच में मैं जा रहा हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि इनके क्या मुद्दे हैं, पश्चिम बंगाल की अपने क्या इश्यूज़ हैं और इसके अलावा राष्ट्र की जो देश की पूरी पॉलिटिक्स है उसको ये किस नज़रिए से यहाँ से बैठकर देखते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि अगर यहाँ पर पूछा जाए कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये चुनाव चल रहा है, देश का चुनाव है, तो मैं बहुत ज़्यादा लोकल मुद्दों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कॉलेज के बारे में ज़रूर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा बाद में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं एक तरफ ममता बनर्जी लड़ रही हैं, इंडिया अलायंस लड़ रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बीजेपी की पार्टी लड़ रही है। और पिछली बार हमने देखा कि 2019 के इलेक्शन में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत भी मिली थी, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी। अब आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा मेरे पीछे आप बोलना चाहेंगे? इसका कारण है जो इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट जो हुआ है, भारत का विकास हुआ है। विकास के साथ भारत के जनता भी इस पे इसको लाइक किया है, फिर उन्होंने सीट ज़्यादा किया। Modi Sarkar, first of all, I think he is our Prime Minister, and that is utmost important and necessary position to rule a political party with ethics and governance. He has done a very good work on that, and I think that we will, as voters, be very much pleased to vote for that and his works that he have done. नरेंद्र मोदी अभी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री 2 बार से रहे हुए हैं, उनका सबसे बेहतरीन काम, सबसे पहला काम जो नारियों को सबसे आगे बढ़ाना। उन्होंने हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किए थे और उनका कुछ कामें हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि हमारे देश में 2014 से आगे और हमें से जब से आज़ाद हुआ, कश्मीर में एक 370 धारा जो लगा था वो हटने वाला नहीं था, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने एक बैठ के अपने बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से उन्होंने हटाया, बिना कोई दंगा फसाद या कोई चीज़ बिना झगड़ा हुए, जो देश की एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और देश की एजुकेशन सिस्टम, आज आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट पॉलिसी, पढ़ाई अच्छा, एजुकेशन अच्छा हुआ है और एक भारत का नाम बहुत विदेशों में हुआ है। जैसे आगे भारत का कोई पहचान नहीं, जैसे यूनो में हमेशा भारत का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जाता था, मैंने कोई भी चीज़ में रोका जा सकता था, लेकिन आज एक ग्लोबल लीडर के तौर पे हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे हुए हैं। तो एक तो आपका कहना है कि ग्लोबल लीडर के तौर पर, दूसरा आप कहना है 370 को जिस तरह से हटाया, और तीसरा आपने सबसे पहला पॉइंट उठाया कि महिलाओं की जो बात है, महिला पढ़ाओ महिला बचाओ, और ये आपने बात की। मैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, उनसे जानना चाहूँगा। एक हाल ही में एक घटना हमारे सामने आई है, प्रज्वल रेवन्ना का मामला आया, जिसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है, यौन शोषण का आरोप है। और उसमें भी प्रधानमंत्री की वो सहयोगी पार्टी है, प्रधानमंत्री की वो अलायंस पार्टी में है। तो मैं महिलाओं से जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये जो महिलाओं के एम्पावरमेंट का मुद्दा है, पिछले 10 सालों में वो इम्प्रूव हुआ है और वास्तव में मोदी जी ने कोई ऐसा बढ़िया काम किया? आपसे शुरू कर दें। Somewhere the policies are not being implemented. Policies are there, Beti Bachao and Beti Padhao are there, but in a lot of places the policies are not being implemented, and I think this is one of our major issues, that policies are being made but they are not being implemented. एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे एक मणिपुर की घटना हुई, बहुत बार उसकी चर्चा हुई, पिछले 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर कुछ ना कुछ अनरेस्ट है, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर अभी तक वहाँ गए नहीं है। तो आपको लगता है कि, फिर से मैं वही सवाल की जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, उसमें कितना आप पाते हैं कि ईमानदार हैं वो? Actually,
being a leader is a very like a, it's a position with a lot of with a lot of responsibilities. So it will take some time to look on all the problems. So he will take some time to look at that thing also, and somewhere he must be working on it, but I think it's taking some time. ठीक है, मैं कुछ और आप बताएं महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर, मणिपुर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि मोदी सरकार के आने के बाद जो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि महिलाएं स्पोर्ट्स में या खेल कूद में बहुत आगे बढ़ने लगी। मतलब उन्होंने ऐसा प्रेरित किया है, वो कॉलेज स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, उसमें से ही महिलाओं को इतना प्रेरित कर रहे हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। तो नेशन को वो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल में बहुत महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही है, और डिफेंस में भी वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं कि महिलाएं सामने आके नेशन की डिफेंस में भी काम करे। तो वो एक बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की जगह मुझे लगती है। जैसे कि सरकार ने कई कार्य किए हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रयास भी किया है। इसके अलावा वर्तमान का समय में केंद्र में जो सरकार है उन्होंने और कई कार्य किए हैं, जैसे देश का विकास हुआ है, जैसे कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। लेकिन नारियों के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो अभी अस्थायी तौर पे दिखाई नहीं दे रही है, बुनियादी लेवल पे हमें नहीं दिखाई दे रहे उतने अधिक तरीके से। उनको और भी प्रयास करने चाहिए कि महिलाओं को और भी अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त हो। अभी भी राजस्थान जैसे हमारे देश कई राज्य हैं, वहाँ पे अभी भी साक्षरता दर कम है। हाँ, सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन उन्हें और भी प्रयास करने चाहिए देश के विकास में। उन्हें और भी ऐसे प्रयास करना चाहिए कि समाज में महिलाएं जो हैं वो बराबर भागीदारिता प्राप्त कर सके। जिस तरह का माहौल यहाँ पर आप देखती हैं पढ़ाई लिखाई में, आपने भागीदारी की बात कही, उस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ से पढ़ाई लिखाई के बाद आपको लगता है बंगाल में या बाकी जगहों पर उपलब्ध है या वहाँ पर नहीं हो पाती है? जैसा कि इसने कहा, मुझे लगता है कि हाँ, पहले के ज़माने में लोग उतना मतलब औरतें उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी और उन्हें मतलब वो सुविधाएं नहीं दी जाती थी पढ़ने की। लेकिन हाँ, इन कई सालों में जब से मोदी सरकार की मतलब उन दौर में अब महिलाएं आगे आती हैं और पढ़ती हैं और एक मकाम हासिल करती हैं, अपना नाम बना रही हैं और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। ठीक बात है। एक और घटना हुई इसी के साथ जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसी मुद्दे को हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेना चाह रहे हैं। वो मसला था संदेश खली में जो कुछ हुआ। संदेश खली में पहले बताया गया कि किस तरह से वहाँ पर एक शाहजहाँ शेख नाम के एक टीएमसी के लीडर ने लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती अत्याचार किया, जो भी किया। और फिर अब एक दूसरा उसका पहलू सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि उसमें बहुत सारे आरोपी जो आरोप लगाए गए थे, जो चार्जेस लगाए गए थे, वो फेक थे। तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले हम लोग के वुमेन्स को अभी जितना फ्रीडम मिल रहा है पहले वो बहुत कम था। मोदी सरकार आने के बाद मोदी अकेले, जो हम लोग के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, वो अकेले जब से उनका मोदी सरकार उन्होंने जब स्टार्ट किया है, बहुत सारे वैसे कुछ काम किए हैं, बस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी नहीं, बहुत कुछ के लिए। वो अकेले ने उन्होंने बहुत अपना 100% देने का कोशिश किया है कि हम अपना कंट्री को कितना और आगे बढ़ा सके। तो और ये जो इंसिडेंट हुआ है, हाँ, ये बहुत गलत हुआ है और जो एलिगेशंस लगे थे पहले वो सही था, लेकिन फिर बाद में इसको फॉल्स दिखाया गया है। लेकिन वहाँ के जो औरत थे और जो लोग एक्सपीरियंस किए थे, वो लोगों ने आके, वो लोग मैंने जो देखा है, वो लोगों ने बोला है कि हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी मेरे पर्सपेक्टिव से कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो शायद कुछ अंदर में कुछ हुआ होगा या कुछ, जैसे कि इसको फॉल्स दिखाया गया जा रहा है या फॉल्स होगा, ये तो हम लोग मतलब उस जगह पे है नहीं, हम लोग को वो पता नहीं है। लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वही बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनसे जाके हम लोग अच्छे से बात करें, उनसे पूछे कि क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ है। अगर हाँ, अगर उनको तकलीफ हो रहा होगा देन वो खुद आके हम लोग को बोलेंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है, और बोले भी हैं वो लोग कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है और पहले प्रूफ भी हुआ था कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन फिर फॉल्स कैसे दिख गया। और संदेश खली का जो मुर्दा हमारे सामने आया है, तो मुझे लगता है कि उसमें शायद कुछ हुआ होगा जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसमें शायद बहुत ही ख़राब चीज़ हुआ है उस वक्त उन लोगों के साथ। परंतु अभी जो पॉलिटिक्स में जो हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जानती है कि यहाँ पे उसका जीत पाना थोड़ा सा टफ है,
तो इसीलिए वो इसको मेन इशू बना के थोड़ा सा पॉलिटिकली उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। और टीएमसी भी जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है वो भी इसे अपनी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। सभी अपने अपने दृष्टिकोण से हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, किंतु वहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में, तो वो हमें जानने के लिए हमें वहाँ पे जाके जो लोग करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ क्या चीज़ हुआ है, तो उसे हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए। जो मेरा दोस्त ने बोला तो ऐसा ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हुआ है तो उसे वहाँ पे जो आइन है, मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, तो उनको वहाँ पे जाके एकदम वहाँ का एकदम नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर तक हर वक्त उसे मेमोराइज करना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि क्या हुआ है मसला। ठीक बात है। इससे आगे हम अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और मुद्दा है और वो ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनका पिछले 10-15 सालों का जो कामकाज है, तीसरा टर्म है उनका, उस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। बहुत सारे आप लोग चूँकि स्टूडेंट हैं और करप्शन के बहुत सारे आरोप लगे हैं, और उनमें से एक अभी सबसे हाल फिलहाल का जो है वो टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो मामला है। हाई कोर्ट ने करीब 25,000 टीचर्स की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। और भी इस तरह से कभी पेपर लीक और ये, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एक स्टूडेंट के तौर पर आपको बहुत अफेक्ट करती होंगी कि जब आप यहाँ से पास होकर जाएंगे, कहीं जॉब के लिए देखेंगे, तब इस तरह की चीज़ों से आपका सामना होगा। तो करप्शन का जो ओवरऑल चार्ज है, चाहे पुराने हैं चिटफंड के केसेस हैं या फिर ये अभी ताज़ा जो इसमें नियुक्तियों का मामला है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? ममता बनर्जी को आप लोग कहाँ आंकते हैं? सबसे पहले आप बताएं। करप्शन हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है इस सरकार के आने के बाद। हम यही बोलना चाहेंगे, जो अब जो 25,000 जो टीचर को जो रिक्रूट हुआ उसको पैनल को कैंसिल कर दिया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट में आज राय है उसका। हाँ, आज तो ये बात है कि इसके आगे हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्होंने चार्जशीट में मैंने उन्हें राय दिया था, जो 5,000 शिक्षक थी वहाँ पर उन्होंने दुर्नीति करके घुसा था और 20,000 को फाइन रिक्रूट हुआ था। ये यहाँ पर टीएमसी दल उसको नहीं माना। उन्होंने बोला जो पूरा ही जो है पूरा ही फाइन रिक्रूटमेंट हुआ है, सही है। ये बात तब भी ख़त्म होने पर सकता है जब अभिजीत गंगोपाध्याय के डिवीज़न बेंच में जो राय हुआ था, ये सरकार इसको नहीं किया, उसको पूरा का 25,000 लोगों का पैनल कैंसिल कर दिया। हाँ, इस बार हाई कोर्ट आज राय देगा इसका। ये बात है, दुर्नीति में जो दुर्नीति कर रहा है उसको अटकाना ये पड़ेगा और दुर्नीति वालों को कड़ी से कड़ी सस्ती देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बात। इस कड़ी से कड़ी सस्ती पे सस्ती जो होगा वहाँ पर दुर्नीति करप्टेड यहाँ पर रुक जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो करप्शन है इसको छूट नहीं मिलनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभिजीत गंगोपाध्याय का जिक्र किया, जिनकी बेंच ने इस मामले में सबसे पहले एक राय दी थी, जजमेंट दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ये आप लोग जान लीजिए कि अभिजीत गंगोपाध्याय सिटिंग जज थे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और वहाँ से सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। एक लोकसभा सीट है यहाँ से, तामलुक लोकसभा सीट से, तो वो वहाँ पर उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। करप्शन के लेवल पे आपको लगता है ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत करप्शन किया इस दौरान पिछले 15 सालों में? Corruption is definitely a concerning problem at this point, and pertaining to the recent matters, we should put ourselves into that position because after a certain point of time we will also be appearing for those examinations, and as per the information that has been provided to us, more than 20,000 were fair recruits, but due to this 5 or 7,000 that were actually unfairly recruited, the whole panel has been cancelled. So this is definitely concerning because after a certain point of time I might also end up in that sort of a position, and I do not want such things to happen to anyone. ये चीज आपको परेशान करती है? Yes, definitely it does. Because right now the position might not seem like a very big issue for us because we are not there. But after a certain point of time, it will actually happen to us if it is not taken care of right now. एक सवाल और इसके साथ ही, जब प्रधानमंत्री बार बार अपने बयानों में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करूंगा, सबको जेल में डाल दूंगा,
और फिर आप पाते हैं कि कोई अजीत पवार है जिसके ऊपर 7,700 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा, उसको फिर अपने साथ ले लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई के आरोप रखते हैं तो उसको फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में लेते हैं, अपना सहयोगी बना लेते हैं। जब ये आप देखते हैं तब आपको उनके वादों पर भरोसा होता है, जबकि आपको लगता है कि केवल नेता है और खोखली बात कर रहे हैं? Yes, these are definitely some fake promises, and these bogus promises are making us lose faith in the ruling party. And we would definitely want the parties to actually come up with the truth and not make these promises just to influence the masses. अभी तक बंगाल में टीएमसी का इसके आगे सीपीएम का ज़माना था, अब टीएमसी का ज़माना है। अभी तक बीजेपी यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। उसको सीट पर विधानसभा में उसका रिजल्ट बुरा ही आता है, बहुत अच्छा नहीं आता है। उसलिए उन्होंने सब ईडी सीबीआई को बंगाल में भेज देता है। उन्होंने भी करप्शन उन्होंने भी नहीं करता, ये तो हम नहीं बोल सकते। पॉलिटिक्स में करप्शन होता ही है, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल है और करप्शन कर रहे हैं नेता, तो कोई बड़ी बात नहीं चलेगा? नहीं, ये तो बात चलेगा नहीं। करप्शन करने वाले को तो सजा ही मिलना चाहिए, तो पहली बात है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या हुआ है, उसको राय जनता देगी, जनता उसको राय देगी, जनता वो रहेगी, 5 साल रहेगी ना रहेगी, जनता देगी उसके। ठीक बात है, डेमोक्रेसी है, जनता अपनी राय देगी। आप बताएं, प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और फिर उनके साथ बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में होते हैं, तो उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री की बात में तो वजन होना चाहिए, दो तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए, फिर आप कैसे तौलते हैं उनको? हाँ, करप्शन हर पार्टी में होता है और अभी तो सब जगह में हो रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है जो इसे रोक सके। अभी का जो विकास है ना, हम विकास कहते हैं, लेकिन जो फैक्ट है कि इसे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर है या फिर सिस्टम का, वही तो करप्टेड है। अगर पूरा भारत ही करप्टेड हो तो हम वहाँ पे अगर मैं वो कहूँ कि मैं एक साधु पुरुष हूँ तो लोग मुझे चोर कहेंगे, ये फैक्ट है। हमें इस सिस्टम को बदलना चाहिए, जो यूनाइटेड हम अगर एक साथ नहीं हो तो ये संभव ही कभी नहीं है। ठीक बात है, आप इनको दे दीजिए। आप बताएं, प्रधानमंत्री के दावे को कैसे देखते हैं करप्शन के? तो मेरा मानना ये है कि मोदी सरकार आने के बाद देश में बहुत बदलाव आए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन करप्शन के लेवल पहले से ज़्यादा और बढ़ चुके हैं। टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स हैं जो लोग करप्टेड है। हम नहीं कह रहे कि मतलब सब कोई बोलता है कि पैर का जड़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अगर वही स्ट्रांग ना हो तो पैर टूट जाता है। हाँ ठीक है, जब से मोदी जी आए हैं डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लेकिन उतना करप्शन भी बढ़े है बहुत सारा जगह। नॉट ओनली लाइक अभी का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है टीचर्स का, वो नहीं, अभी डिफेंस में भी करप्शन है। अभी आप कोई भी सरकारी नौकरी रेलवेज में देखने जाइए, वहाँ पे भी घूसखोरी चल रहा है। वो हर समय चलते आया है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स वो करते आए हैं। तो करप्शन हम लोग के देश में पिछले जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ही है, क्योंकि सब आके अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। कोई नहीं जानता कि जनता ये सोचेगी, जनता वो सोचेगी। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग का वो थोड़ा सा ऐसा, हम लोग डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है हम लोगों की। यार 5 साल पहले कुछ प्रॉमिस किया था, अभी तक वो नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ है, तो कौन से बेसिस में हम लोग जज करें? डेवलपमेंट की बात कही, 2-3 बार आपने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है पहले ज़्यादा, तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ लोगों को, हम लोग को एक सेंस दे पाएँ कि ये चीज़ें हैं जो पिछले 8-10 सालों में बदल गई और बहुत अच्छा हुआ है, इसमें आपको फ़ायदा हुआ है? सबसे पहले इंडिया का जीडीपी रेट बहुत अच्छे से बढ़ा है, ये सबको मानना पड़ेगा। चाहे जितनी भी गरीबी, मतलब गरीब होते गए, अमीर होते गए, जीडीपी रेट बढ़ा है, ये सबको मानना पड़ेगा। दूसरा है हम लोग का इक्वल नहीं है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा, हाँ ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, वो मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। पहले हम लोग का डिफेंस 8 या 9th में आता था रैंक में, अभी 4th पे है, 4th या 3rd पे, क्योंकि चाइना सबसे पहले है, अभी अमेरिका के बाद फिर आपको लगता है ये और डेवलपमेंट? हाँ, फिर वो है। उसके बाद है कि जैसे कि पहले हम लोग का जो लोग लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग इतना ग्लोबली ट्रैवल करके इतना कनेक्टेड नहीं था। आज जो इंडिया ने नेटवर्क बना लिया है, इंडिया हर तरफ से नेटवर्क बना, आज अगर वर्ल्ड वॉर लगता है सब इंडिया के फॉर्म में आके लड़ेंगे, कोई अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा है, बाहर से कंपनियां अंदर, मतलब इंडिया में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है। बाहर का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा प्रैक्टिकली देता है, हम लोग ज़्यादा थियोरेटिकली देते हैं। हम लोग का थ्योरी एग्जाम होता है, बाहर वो प्रैक्टिकल होता है, वो चीज़ हर प्रैक्टिकल में लेता है। तो बाहर का मल्टीनेशनल कंपनीज आके यही एक, मतलब अभी के नौजवानों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग डिजिटली हर चीज़ को हैंडल करें। आज अगर हम लोग किसी चीज़ में
विदाउट गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर में जाने जाए तो हम लोग को एक ना एक स्किल लगेगा ही, वो मैंडेटरी हो गया सबके लिए, चाहे आप कम्युनिकेशन हो चाहे डिजिटलाइजेशन कुछ भी हो। तो वो मेरा मानना है कि डेवलप हुआ है लेकिन करप्शन और बढ़ गया है। ठीक बात है, डेवलपमेंट भी हुआ है, करप्शन भी बढ़ गया है। ये ऐसी बात है कि जो कहा जाता है कि डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, करप्शन होगा ही होगा। एक हम अगले अपने विषय की तरफ जाएंगे और ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनसे क्विक मैं चाहूँगा कि सारे लोग अपनी बात थोड़े थोड़े में रखें। एक बड़ी समस्या इस स्टेट की है और ज़्यादातर राज्यों की है, वो है जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड जो भी मैन पावर है, जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, वो माइग्रेट कर जाता है अच्छे करियर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। यहाँ से बड़ी संख्या में आप लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको बंगाल में ही रहना है, इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना कॉन्फिडेंस है कि यहीं काम करेंगे किसी भी वजह से और यहीं हमको मिल जाएगा, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने बाहर की एक खिड़की, एक विंडो खोल रखी है कि उधर से कभी साइड में से निकल जाएंगे और कोई अच्छा काम देखेंगे, यहाँ पर कुछ रखा नहीं है आप सब लोगों से? Yeah, brain drain is happening today, and I think it is our right to serve the country well, but due to the fact that there is less resource, less betterment of institution, and less practical knowledge given through them, and I believe that personally the resources will get from any foreign institution will be much more adequate for our knowledge, and I think that brain drain needs to be stopped. घूसखोरी इतना हो गया है, मतलब जिसके पास एजुकेशन है नहीं वो भी पैसा लगा के, अगर उनके पापा मम्मी के पास पैसा है वो लोग चले जाते हैं। आपको लगता है यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है, इसकी वजह से भी एक बड़ी दिक्कत है? हाँ वो तो है ही, और इंडस्ट्री वगैरह में जैसे काम करने लिए जो मजदूर लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर तो मजबूरी में काम करते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे जो है नहीं उन्हें और कोई काम नहीं मिलता है, वो मजबूरी में काम करते रहते हैं। और जो पढ़े लिखे हैं जिनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलता, आज तो इंटरनेट का ज़माना हो गया है, जितना हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसे दुकान खोले हैं, जैसे मतलब उनके पास डिग्री है उनको काम नहीं मिला है। अगर जो अभी जो फूड व्लॉगिंग बहुत हो रहा है, वो लोग उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। में करियर देखते हैं आप लोग, ब्लॉगिंग के जरिए भी करियर हो सकता है? हो सकता है। अभी तो देखिए ना, इंटरनेट, स्मार्टफोन सब यूज़ करते हैं। हाँ। आप अगर एक स्मार्टफोन भी ले लीजिएगा, एक छोटा सा माइक भी, छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कीजिएगा, आप उसमें अगर आप मतलब उसी में अगर लगे रहे, देन आपको वहाँ पे अगर आपका करियर बन सकता है। लेकिन मतलब हम बोलना चाहते हैं कि वो जो जाते हैं वो उनके पास आप पूछते हैं कि मतलब देखते हैं ना बहुत यंग जनरेशन से, वो लोग अभी से अपना कार्ड शुरू कर चुके हैं अपना काम। तो उनसे अगर जब पूछा जाता है कि आप ऐसे क्यों करते हैं, तो उन्होंने वो कुछ ऐसे होते हैं, वो जवाब देते हैं कि मैंने इतना पढ़ा है लेकिन मुझे काम नहीं मिला है, नहीं तो मैं सोची हूँ कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करूँ, क्योंकि यहाँ पे काम का कुछ गारंटी नहीं है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कुछ गारंटी नहीं है। आप बताएं, आप इनको पकड़ा दें। हाँ, Well, talking about government jobs, we have seen that during the last several years, the many government sectors are not actually recruiting people in numbers like they used to. And talking about mainly the School Service Commission, which actually employed several teachers, has been closed for the past years. And we find that PhD holders, they are also applying for very menial jobs which are actually not according to their qualifications. And we would definitely want more career options, not only in the government sector but also in the private sector. And the government should be hosting more multinational companies to be coming into West Bengal for employment purposes. ठीक है, थैंक यू। हम आखिरी हमारा एक राउंड होगा और उस पर हम थोड़ा सा एक तो बहुत क्विक एक क्वेश्चन होगा कि अगर आपको चुनना है आपकी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी लोकसभा के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो क्या प्रेफरेंस होगी आपकी? हालांकि और अगर आप किसी को प्रेफर करते हैं तो फिर उसकी एक दो क्वालिटी बतानी कि इस वजह से आप इनको प्रेफर करते हैं, इस वजह से नहीं। मेरा प्रेफरेंस नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, टू बी ऑनर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ममता बनर्जी जितना भी कोई भी बोले कि वो बहुत एजुकेटेड है, ये है वो है, कुछ नहीं है। वो स्टेज में उठते ही जो भाषण देती है, वो नहीं लगता है कि कोई एजुकेटेड वुमन वैसे बोलेगी किसी को भी। जितना भी आप सीएम हो, जितना भी आप कुछ भी हो, आप एक रिस्पेक्टेड पीएम को वैसे नहीं कह सकते। ठीक बात है, आप बोलें। मुझे ऐसा, मैं भी नरेंद्र मोदी को ही चुनूंगी, क्योंकि मैं बहुत स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट हूँ
और मैंने जो ग्रोथ देखा है स्पोर्ट्स फील्ड में स्पेशली फीमेल्स का पास्ट 5-10 वो आपको इयर्स पसंद में, आता है? तो हाँ, तो उसके वजह आपको से दीजिए। मैं उन दोनों में से किसी को नहीं चुनूंगा, मैं अगर ठीक बात है, पर्सनली नोटा हो गया आपका। नोटा हो नहीं, गया, मैं इनको किसी और को दीजिए। दूंगा, बट उन दोनों को अच्छा नहीं। ठीक है। So I will choose Narendra Modi Okay. because for my personal thoughts, I have choose a major subject as French. So it is obviously a typical matter that I can't get easily job in our state. If I apply for foreign countries, I will get a job, better opportunities. In with France, our relations is very good because of Narendra Modi. So I will choose Narendra. ठीक बात है, आप बताइए। मैं भी बीजेपी को ही चुनना चाहूँगी क्योंकि जो अपोजिशन में पार्टी है वो उतनी सक्षम नहीं है कि और भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और हम एक्सपेक्टेशंस उसी से रख सकते हैं जिससे हमारी पूरी करने की जिन हम आशाएं हों। आखिरी सवाल है आप लोगों से। प्रधानमंत्री आजकल जब बात करते हैं, बयान देते हैं चुनाव के मंच से, तो बहुत साफ साफ वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोगों को एक तरह का, उसमें कहते हैं फियर मॉन्गरिंग होती है कि किसी का डर दिखाकर किसी को, वो कहते हैं कि आप लोगों का प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा, आप लोगों का मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा, दूसरों को दे दिया जाएगा, मैं आपका हक मुसलमानों को नहीं दे दूंगा। बहुत साफ साफ शब्दों में हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री इस तरह के सांप्रदायिक कम्युनल भाषा में जब बात करते हैं, तब आपको लगता है कि ये ठीक है और ये हमारे लिए अच्छा नेता बन सकते हैं? पॉलिटिक्स को कभी भी रिलीजियस बेसिस पे नहीं देखा जा सकता। देखिए, अब वो जैसे कि एक पोजीशन में है, वो हम लोग के पीएम है, तो उनको सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए, उनको इंडियंस के लिए काम करना चाहिए। और यहाँ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबको अपना राइट्स है, तो उस बेसिस पे वो ऐसे नहीं बोल सकते कि इनको ये नहीं मिलेगा, उनको वो नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन भी काम नहीं करता कि कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत सारे लोगों को नोटिस देता। प्रधानमंत्री इतने खुले रूप में जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन भी चुप हो जाता है। आपको लगता है प्रधानमंत्री की भाषा ठीक है? नहीं, मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा और नॉर्मल, मतलब हिंदू मुसलमान ना करके, बिकॉज इंडिया में सिर्फ, जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं रहते हैं, बहुत रिलीजन के लोग रहते हैं। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे फोकस करेंगे तो बाकी जो रिलीजन है उनका क्या होगा? ठीक बात, आप बोलें। मेरा मानना है, जब आप एक मल्टी रिलीजियस कंट्री के लीडर हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा हिंदू के लिए या फिर मुसलमान के लिए, मतलब हम हिंदुस्तानी हैं, तो उन्हें उस हिसाब से हमारे लिए सोचना चाहिए। और वो ना हिंदू के लिए बायस हो सकते हैं, ना मुसलमान के लिए, उन्हें हम सब के लिए बारे में तो जब ये सोचना कहते चाहिए। हैं तो लगता है कि वो ठीक से देश के लिए या लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं। हाँ, जब वो ऐसा मतलब किसी पर्टिकुलर मेंबर को मुसलमान या हिंदू मेंशन करके कहते, तब ये ख्याल आता है। मैं एक सवाल है, अगर चाहें तो आप जवाब दें, चाहे तो मत दीजिएगा। जब आप सुनती हैं तो आप खुद चूंकि एक उस समुदाय से बिलोंग करती है, तो आप लोगों के अंदर, परिवार के अंदर किसी तरह की भावना आती है, कोई किसी तरह का डर या किसी तरह की चिंता आती है? अगर डर गए तो हमारा मानना है कि जब अल्लाह हमारे साथ है, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें कोई डर नहीं। आपको देखिए प्रधानमंत्री के बयानों पर आप बताएं। हाँ सर, आपने कुछ देर पहले कहा कि प्रधानमंत्री बोले थे कि एक कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब जो एक रिलीजन है उसको, वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे। तो हमने देखा था कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, वो लोग भी एक अलग ही धर्म को लेके राजनीति कर रहे हैं और बोल रहे हैं, जिसका जवाब देके नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी, जैसे कौन, किसका नाम लेके? जैसे राहुल गांधी ने एक मंच से साझा करते हुए उन्होंने बोला था कि अगर हम हमारा सत्ता आती है, जैसे अभी मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमें थोड़ा सा मेरा जैसे मेरा भगवान मेरे साथ, हमें कुछ नहीं। ये सारी कम्युनिटी अगर बोले लगे कि देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है, उनको हर किसी का फेस करना होता है। राहुल गांधी बोले थे मुस्लिम लोगों को लेके कि, कहाँ बोले थे? वो जो रैली कर रहे थे तेलंगाना में, जो उनके सरकार का लेके रैली कर, रेवंत रेड्डी के साथ जो रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है, और उनका जो निकलता है चार्ट, उसमें देखिएगा, उसमें एक रिलीजियन टॉपिक देके बोला जाता है, क्योंकि वो पूरा ही धर्म को लेकर राजनीति करता है। और हम लोग आपका जो कहना है, लगता है कि डर है, हम लोग को मेरा जो ओपिनियन है, हमको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी से कोई भी रिलीजन को डर है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए 3 तलाक का एक कानून था जो कोई हटा नहीं पाया, और एक नरेंद्र मोदी जो सरकार आए थे, उन्होंने हटा कर दिखाया कि 3 तलाक मुस्लिम लोगों के लिए। आपको लगता है 3 तलाक बहुत बड़ी समस्या थी?
थी सर, ये महिलाओं लोग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सर। वो शादी होने के बाद किसी, हम तो इस चीज से नहीं गुजरे हैं, अगर जो कोई गुजरा हो। आपका कोई अनुभव नहीं, लेकिन आपको लगता है? हाँ, लगता है कि लगने के आधार पर आप कुछ बता मेरे रहे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम है, उन्होंने बताया था कि ये एक बहुत आपके बड़ी दोस्तों ने समस्या बताया थी हम था। लोग आप के लिए। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री का ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि इसके आगे बीजेपी का एक आगे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा, पार्टी आएंगे पार्टी जाएंगे, फिर ये देश रहना चाहिए, देश के मानवतावाद रहना चाहिए। हाँ, ये देश का मानव जाति के खातिर एक बहुत बड़ी संघर्ष है। ये बात कहने ठीक नहीं है, ये बात को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक बात है। बताइए, प्रधानमंत्री के बयान पर आप दोनों लोगों की आखिरी राय, और फिर हम इस शो को क्लोज करेंगे। सर, अकॉर्डिंग टू मी पॉलिटिक्स कभी भी रिलीजियस बेसिस पे नहीं लड़ना चाहिए। जैसा कि अगर टीएमसी का बात करें तो, या फिर कांग्रेस, ये सब अगर मतलब मुस्लिम के लिए या बीजेपी हिंदू के लिए, तो हाँ, पॉलिटिक्स कभी भी रिलीजियस के लिए नहीं, बल्कि मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा सके, इस बेसिस पे लड़ना चाहिए। और मतलब सभी लोगों को डेवलप, मतलब उससे प्रॉफिट हुआ। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और ये इनके लिए, पर और तो कभी किसी नेता को आपने सुना कि वो कह रहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करूंगा? ये तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों को नहीं करने दूंगा। हाँ, वो बात सही नहीं है। मतलब हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स कभी भी रिलीजियस बेस पे नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि देश के डेवलपमेंट के लिए लड़ना। आप बताइए। आप? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार या फिर जो भी गवर्नमेंट है, तो वो मतलब ये धर्म के नाम पे, धर्म के वास्ते वो लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कि एक धर्म को अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो उस धर्म को ही वो अपना वोट बैंक बना के वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, जिस भी कास्ट से हो, जिस भी जगह से वो आए हो, कि उसे धर्म के नाम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश एक मल्टी रिलीजियन कंट्री है। इस देश में हर किसी को जीने का अधिकार है, इस देश में हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, मतलब कोई रोटी कपड़ा मकान का अधिकार सबको है। ठीक बात है। ये चंदन नगर कॉलेज के छात्र थे, इनसे हमने तमाम जो इस समय के मुद्दे हैं, इस समय जो राजनीति में जो बहस चल रही है, उस सब पे बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनमें से वो किसको विकल्प के तौर पर देखते हैं, इस पर हमने विस्तार से बात की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बात की। एक चीज़ जो और हमारी समझ में आई वो ये कि इन छात्रों के सामने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, की संभावनाएं हैं इनके कामकाज की, वो बहुत कम है। माइग्रेशन इसकी वजह से इस इलाके की बड़ी सच्चाई है। आगे भी हमारा ये इलेक्शन कवरेज जारी रहेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री, द न्यूज़ मिनट के इलेक्शन फंड के जरिए हम आप तक ये खबरें पहुंचा पा रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम रिपोर्टर चुनाव की ये कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको मदद दीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.